Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 5 of class 7th geography, and the chapter's name is water. So when you think of water, what images come to your mind? जब आप पानी के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आती हैं? तो हो सकता है आपके दिमाग में रिवर्स आ रहे हो, नदियां आ रही हो, वाटरफॉल्स आ रही हो, या फिर बारिश की जो बूंदें गिरती हैं, पिटर पैटर वो आवाज निकालती हैं, तो वो चीज आपके दिमाग में आ रही हो। और हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ही प्यासे हो, आपको प्यास लग रही हो, तो आप एक ग्लास ऑफ वाटर के बारे में सोच रहे हो। तो हम सबके दिमाग में अलग अलग चीजें आती हैं जब हम पानी के बारे में सोचते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बारिश के बाद जो पानी इकट्ठा हो जाता है, जो पडल्स बन जाते हैं, पडल्स मतलब कि जब पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो उन पडल्स में बच्चे पेपर बोट्स को चलाना बहुत अच्छा लगता है उनको। हो सकता है आप में भी बहुत सारे लोगों ने बारिश के बाद वो जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें पेपर बोट्स चलाई हो। बट आपने नोटिस किया होगा कि बारिश के थोड़ी देर बाद तक तो वो पडल्स रहती हैं, पानी जो है वो इकट्ठा रहता है जमीन पे, बट उसके बाद मान लो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद पानी जो है वो वैनिश हो जाता है, फिर उसके बाद वो पानी दिखाई नहीं देता। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये पानी आखिरकार गया कहाँ? बारिश जब तक थी तो पानी था, इकट्ठा हो गया था, पर जैसे ही बारिश खत्म हुई उसके थोड़ी देर बाद तक, मान लो सुबह बारिश हुई है तो आप दोपहर तक देखोगे पानी कहीं नहीं दिखेगा, तो वो पानी आखिरकार गया कहाँ? द सन्स हीट कॉजेज एवोपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। तो जो सन से मिलती है हमें हीट, उस हीट की वजह से पानी जो है वो एवोपोरेट होता है, पानी जो है भाप बनकर उड़ जाता है। तो दो कारण से हमें जो बारिश के बाद वाला जो पानी है वो थोड़ी देर बाद नहीं दिखता। तो एक कारण तो यह है कि सन की हीट की वजह से पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। दूसरा ये है कि जहाँ पे जमीन है, जहाँ पे कॉन्क्रीट रोड नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, जमीन जो है वो पानी को सोख लेगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद जो जमीन है वो पानी को पूरा अपने अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेगी, और कुछ पानी जो है वो सूरज की वजह से उड़ जाएगा, एवोपोरेट हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ी देर बाद हमें कोई भी पानी आसपास नजर नहीं आएगा। अब जब सन की हीट की वजह से पानी एवोपरेट होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे वो आसमान में गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे पानी था, ठीक है, और वो इवोपरेट हो गया। अब कुछ ऊंचाई के बाद क्या होता है, ये पानी जो है वो ठंडा होने लगता है। When the water vapor cools down, it condenses and forms cloud. जब पानी जो है ठंडा हो जाता है तो वो भाप से वापस में क्या बन जाता है, पानी की फॉर्म ले लेता है। पहले नीचे वाटर था, वाटर से ये इवोपरेट हुआ, इवोपरेट होकर क्या बन गया, ये वाटर वेपर बन गई, भाप बन गई। और ये भाप ऊपर जाके फिर से कंडेंस हो गया, इसका मतलब कि वापस से जो भाप थी वो पानी बन गया। ठीक है, और ये जो पानी की बूंदे हैं, इन्हीं के क्लस्टर्स को हम क्या कहते हैं, क्लाउड्स कहते हैं। कि जब बहुत सारे इस तरह की जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं आसमान में इकट्ठा हो जाती हैं तो वो क्लाउड्स बनते हैं। और जब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं बहुत ज्यादा हैवी हो जाती हैं कि अब वो एयर में और ज्यादा नहीं रह सकती, तब वो पर्सपिटेशन के रूप में नीचे आ जाती हैं। पर्सपिटेशन क्या होता है, वाटर जब किसी भी फॉर्म में जमीन पर आके गिरता है तो उसे हम पर्सपिटेशन कहते हैं। अब किस किस फॉर्म में आके गिर सकता है पानी, जो वाटर है वो रेन की फॉर्म में हो सकता है, कि जब ऊपर से जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में अर्थ सरफेस पे आ रहा है, या फिर स्नो की जब वो बर्फ के रूप में पानी नीचे आ रहा है, और स्लीट। तो अलग अलग फॉर्म्स में पानी जो है वो अर्थ सरफेस पे आ सकता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक जगह पे धरती पर कहीं पानी है, ठीक है, ये पानी था। अब सूरज की हीट की वजह से ये इवोपोरेट हुआ, थोड़ी दूर जाके ये वापस से इवोपोरेट हुआ तो ये भाप बन गया। अब थोड़ी देर ऊपर जाके जो टेम्परेचर था वो गिरा और ये जो पानी है वो ठंडा हो गया, और ठंडा होने की वजह से जो भाप थी वो वापस से पानी की बूंदों में बदल गई। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स में बन गई। अब ये वाटर ड्रॉपलेट जो है वो मिलकर क्या दिखेंगे, हमें बादल की फॉर्म में दिखेंगे। अब कभी कभी ये जो बादल है वो इतने ज्यादा हैवी हो जाते हैं कि अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स अब और ज्यादा एयर में नहीं रुक सकते, तो इसलिए ये नीचे आ जाते हैं। ठीक है, बारिश हो गई तो पानी जो था वो ऊपर गया और फिर से नीचे आ गया, फिर से यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ, फिर से सूरज की वजह से हीट हुई, हीट की वजह से इवोपरेट हुआ, फिर से यहाँ पे बादल बन गए, फिर से बारिश हो गई। तो हमने देखा कि कंटिन्यूअली एक प्रोसेस चल रहा है कि पानी जो है अर्थ सरफेस से इवोपरेट होता है, ऊपर जाके कंडेंस होता है, और फिर से वापस से आके धरती पर गिर जाता है पानी के रूप में। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल हमने देखी पानी की, इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। इस साइकिल को ही हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। की जो मैंने भी आपको बताया कि पानी जो है वो पहले धरती पे था, फिर वो एवोपोरेट हुआ, आसमान में चला गया,
ठीक है, बादल बन गए, अब बादल से फिर वो वापस से नीचे बारिश हो गई, बारिश हो गई, फिर से पानी जो है वो धरती पे ही आके गिरा, तो धरती से पानी उड़ा था, वापस से धरती पे आके गिर गया, तो एक साइकिल बन गई। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे पानी था, पानी यहाँ से एवोपोरेट हुआ, एवोपोरेट होके वो यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर जाके कंडेंसेशन हुई पानी की। कंडेंसेशन मतलब कि जब पानी गैस से वापस से लिक्विड की फॉर्म लेता है, भाप से वापस से पानी बन गया, ठीक है। यहाँ पे कंडेंसेशन हुई, उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन हो गया, मतलब कि प्रेसिपिटेशन में कि पानी जो है वो वापस से नीचे आके गिरा, नीचे आके गिरा तो अलग अलग नदियों में गिरेगा, अर्थ के सरफेस पे गिरेगा, और अर्थ के सरफेस से भी पानी कहाँ जाएगा, नदियों में ही जाता है, फिर ये नदियों से बह बह के पानी जो है वापस से ओशंस में आके मिल जाएगा, सी में, समुद्र में आके मिल जाएगा, फिर से यहाँ से पानी जो है वो इवोपोरेट होगा, तो ये एक साइकिल सी चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, ठीक है। तो आर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। टेरेरियम क्या होता है, इट इज एन आर्टिफिशियल इंक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। तो इस तरीके से ग्लास का एक जार होता है, कांच का एक जार होता है, जिसमें छोटे छोटे जो इंडोर प्लांट्स वगैरह होते हैं, इस तरीके के छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, कभी कभी इसी में जो रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे कि टर्टल हो गया, छिपकली हो गई, और मेंढक वगैरह, तो इस तरीके के छोटे छोटे जो जानवर हैं उनको भी इस तरीके के टेरेरियम में रखा जाता है। तो टेरेरियम क्या है, एक कांच का कंटेनर होता है, जार होता है, जिसमें कि छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह को रखा जाता है, और कभी कभी उसमें छोटे एनिमल्स को भी रखा जाता है। तो अर्थ जो है वो इस टेरेरियम की ही तरह है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। तो वो पानी जो आज से बहुत साल पहले रहा करता था, वही पानी आज भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पानी जो है कहीं पे जा नहीं रहा, पानी कहीं वैनिश नहीं हो रहा, पानी जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है, ठीक है। अभी वो धरती पे है, थोड़ी देर बाद वो एयर में चला जाएगा एवोपोरेट होके भाप के फॉर्म में, और उसके बाद और ऊपर जाके वो बादल की फॉर्म ले लेगा, कंडेंसेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से पानी की जो है वो क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, बट पानी जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है, पानी के फॉर्म में चेंज आ रहा है, बट क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। जो आज से हजारों लाखों साल पहले जितना पानी था अर्थ पे, उतना ही पानी आज भी है। The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. तो हरियाणा में जिस पानी से आज खेती हो रही है, जिस पानी को अपने खेतों में दिया जा रहा है, हो सकता है वो पानी आज से हजारों साल पहले अमेज़न रिवर से आया हो। तो पानी जो है वो सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है, अपनी जगह चेंज कर रहा है। आज वो मान लो इंडिया में है, हो सकता है कल वो कहीं और हो, कल वो अमेरिका में चला जाए पानी जो है। तो इस तरीके से सिर्फ जगह चेंज हो रही है और फॉर्म चेंज हो रही है, बट क्वांटिटी नहीं चेंज हो रही। The major sources of fresh water are the rivers, ponds, springs and glaciers. तो फ्रेश वाटर के जो मेजर सोर्सेज हैं, फ्रेश वाटर मतलब ऐसे पानी जिसे हम पी सकते हैं। ऐसा पानी कहाँ कहाँ मिलता है, हमें रिवर्स में मिलता है, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स जो होती हैं, जो धरती से पानी कहीं कहीं पे निकलने लगता है, स्प्रिंग्स हो गए, ग्लेशियर्स हो गए। ग्लेशियर क्या होता है, रिवर ऑफ आइस, जो आप पहाड़ों पे देखते हो कि बर्फ जम जाती है बहुत ज्यादा, तो वो भी एक फ्रेश वाटर का सोर्स है। द ओशियन बॉडीज एंड द सी कंटेन सॉल्टी वाटर। तो ये जो ओशियन बॉडीज होती हैं, जो समुद्र होते हैं, इनमें सॉल्टी वाटर होता है, और ये पानी जो है वो हम पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा सॉल्ट होता है और ये हम नहीं पी सकते। द वाटर ऑफ द ओशियंस इज सॉल्टी और सेलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। अब ये जो ओशियन का पानी है, जो सी का पानी है, समुद्र का पानी है, ये इतना सॉल्टी होता क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्ट्स वगैरह मिले होते हैं। अब ये सॉल्ट्स कैसे मिलते हैं कि जैसे बारिश होती है, बारिश होती है तो वो अर्थ पे आके गिरती है, और बहते बहते जो पानी है, मान लो हमारे यहाँ गिरा, ठीक है, हमारे आसपास कोई नदी थी, तो हमारे घर के आगे से पानी जो है वो नदी में चला जाएगा, और नदी के साथ 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 वो बहते बहते समुद्र में चला जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि पानी जो है वो सिर्फ अकेला बह रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे जो सैंड है, सिल्ट है, वो सब भी बह रही है। तो इन मिनरल्स वगैरह की वजह से क्या होता है, जब ये बह के समुद्र में जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं, तो उस वजह से जो है पानी बहुत ज्यादा सॉल्टी लगता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। तो ज्यादातर मात्रा में जो सॉल्ट रहता है ओशियन में, वो वाला सॉल्ट होता है जिसे हम नॉर्मली खाते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, उसको केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं हम, सोडियम क्लोराइड, और उसी को हम नॉर्मली खाते हैं। तो इस सेक्शन में मेनली हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से वाटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह में जाता है, अपनी फॉर्म चेंज करता है, अर्थ से वो आसमान में जाता है और आसमान से फिर से वो अर्थ में आ जाता है, और ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूअली चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। सो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हमारे अर्थ पर कितना पानी है
वो पानी किस किस रूप में प्रेजेंट है और उस पूरे पानी में से हमारे पास यूज करने के लिए कितना अवेलेबल है। तो ये सभी चीजें हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। तो हमारा जो अर्थ का सरफेस है उसका 3/4 जो पार्ट है वो पानी से घिरा हुआ है। मतलब कि मान लो ये हमारी अर्थ है और इसके हमने इस तरीके से 4 पार्ट कर दिए। अब इसमें से इस 4 पार्ट में से अर्थ के सरफेस के जो 3 पार्ट हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी है और सिर्फ एक पार्ट है, मतलब कि अर्थ के पूरे टोटल सरफेस में से सिर्फ 1/4 ऐसा पार्ट है जहाँ पे लैंड है, जहाँ पे हम रहते हैं। बाकी सभी जगह सिर्फ और सिर्फ पानी है। बट अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे धरती पर जमीन से ज्यादा पानी है तो फिर बहुत सारी जगहों पर अकाल क्यों आ रखा है, बहुत सारी जगहों पे लोग पानी की कमी क्यों महसूस कर रहे हैं, वाटर स्कैर्सिटी क्यों आ रखी है। इज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस? क्या अर्थ पर जितना भी पानी है क्या वो हमारे यूज करने के लिए अवेलेबल है? तो इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब हम अभी आगे देखेंगे। तो ये जो नीचे एक टेबल दी हुई है इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे अर्थ सरफेस पे वाटर है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो किस किस रूप में प्रेजेंट है। तो अर्थ पे जितना भी पानी है उसमें से 97.3% जो वाटर है वो सेलाइन वाटर है, वो ओशियंस की फॉर्म में है। ओशियंस में 97.3 वाटर है और हमें पता है कि ओशियंस में जो पानी होता है वो नमकीन पानी होता है, वो खारा पानी होता है और खारा पानी हम नहीं पी सकते, उसे हम यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जो 97.3% पानी है ये तो हमारे कहीं यूज का है ही नहीं, ये तो हमारे लिए एक तरीके से किसी काम का नहीं है। अगला जो है वो है आइस कैप्स, मतलब कि 0.2 मतलब कि 2% जो वाटर है अर्थ सरफेस का वो आइस कैप्स की फॉर्म में। आइस कैप्स मतलब कि जो बर्फ होती है ग्लेशियर्स वगैरह की फॉर्म में पानी अवेलेबल है। सो 2% जो वाटर है वो आइस कैप्स की फॉर्म में है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में है। उसके बाद ग्राउंड वाटर, तो 0.68% जो वाटर है वो ग्राउंड वाटर है। उसके बाद फ्रेश वाटर लेक्स जो है, जो झीलें हैं वो है 0.009%। उसके बाद इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, जो इनलैंड सीज होती हैं, जो सॉल्ट लेक्स होते हैं वो है 0.009। एटमॉस्फेयर में जो पानी है वो कितना है, वो है 0.0019। तो जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में भी मॉइस्चर के बारे में पढ़ा था, जो पिछला चैप्टर था हमने उसमें मॉइस्चर वाला सेक्शन पढ़ा था ना, तो उसमें हमने क्या बताया था कि पानी एवोपोरेट होके कहाँ जाता है, हवा में जाता है। इसका मतलब कुछ मात्रा में जो पानी है वो हवा में भी प्रेजेंट है। तो कितना है वो 0.0019% जो पानी है वो हवा में प्रेजेंट है। उसके बाद रिवर्स में कितना पानी प्रेजेंट है, मतलब कि अर्थ पे जितना भी पानी है उसका कितना परसेंटेज पानी जो है वो रिवर्स में है, दैट इज 0.0001%। तो इतना सा पानी जो है वो रिवर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब सबसे ज्यादा जो मात्रा में पानी है वो तो सेलाइन वाटर है 97.3%। अब बाकी जो भी पानी है वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर मतलब कि ऐसा पानी जो हमारे काम आ सकता है, जिसे हम पी सकते हैं, जिसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 97.3% था ये तो हम यूज ही नहीं कर सकते। पी सकते हैं क्या हम नमकीन वाला पानी? नहीं पी सकते। कभी कोशिश करना एक गिलास पानी लेना और उसमें से आधा डब्बा नमक का मिला लेना, देखना पी नहीं पाओगे। So that is why this 97.3% is, we can say that it is useless because we cannot consume it. बट उसके बाद ये जो 2.7% जो वाटर बचा, ये जो पूरा ये फ्रेश वाटर है और इसे हम यूज कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि इसे हम यूज तो कर सकते हैं पर क्या ये हमारे पास अवेलेबल है? तो ये जो सारा पानी है वो हमारे पास यूज करने के लिए अवेलेबल नहीं है। ऑफ कोर्स ये हम यूज कर सकते हैं पर कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आइस कैप्स में है, जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं वहां पे है पानी जो फ्रेश वाटर है। अब वहां से हम पानी अपने घरों तक कैसे लाएं? नहीं ला सकते, है ना। ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है। हाँ, ग्राउंड वाटर को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पे जो खेती बाड़ी होती है, जो खेतों को इरिगेट किया जाता है, सींचा जाता है, वो कैसे यूज़ किया जाता है? ज़्यादातर जो है वो ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जाता है खेतों को पानी देने के लिए। और बहुत सारे लोग हैं, आप लोग के घर में नल होगा तो नल से पानी कहाँ से आता है? ग्राउंड वाटर से आता है। तो ग्राउंड वाटर जो है वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फ्रेश वाटर लेक्स, इसके थ्रू भी हम पानी यूज़ करते हैं। इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, हाँ इसको भी हम यूज़ करते हैं पर इतना ज़्यादा नहीं। और एटमॉस्फेयर में जो पानी है उसको भी हम इतना ज़्यादा डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते। रिवर्स में जो है सबसे ज़्यादा पानी जो है हम रिवर्स से इस्तेमाल करते हैं। सो मेन 3 ये सोर्सेज हैं, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स। ये 3 ऐसे जो सोर्सेज हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं। बाकी जगह से हम पानी नहीं यूज़ करते।
तो आप देखोगे कि पानी तो बहुत ज़्यादा है अर्थ पे, बट हमारे इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबल जो है हमारे पास वो बहुत कम है। या तो वो ऐसा पानी है, मान लो फ्रेश वाटर भी है तो वो आइस कैप्स की फॉर्म में है, और आइस कैप्स को हम नहीं यूज़ कर सकते। कुछ ओशन की फॉर्म में है, ओशन में है, सॉल्टी वाटर है, वो हमारे वैसे ही काम का नहीं, वो तो नमकीन पानी है। तो बाकी जो है, हाँ, ग्राउंड वाटर हो गया, रिवर्स हो गए, इनसे हम पानी ज़रूर यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं। अब आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जब आप इस एक्टिविटी को पढ़ोगे। ठीक है, हो सकता है अभी तक आपको अच्छे से क्लियर ना हो, बट इस एक्टिविटी के बाद आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक 2 लीटर्स ऑफ वाटर। 2 लीटर पानी लेना है, और ये समझना है कि ये जो 2 लीटर पानी है ये अर्थ पे जितना भी पानी है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब मान लो कि पूरे अर्थ पे जो पानी है वो ये 2 लीटर है। ठीक है, ये जो 2 लीटर पानी है ये आपके अर्थ पे जितना भी वाटर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें से, इस 2 लीटर पानी में से 12 चम्मच पानी निकाल के अलग दूसरे बर्तन में डाल देना है। ठीक है, अब 12 चम्मच पानी निकालने के बाद मग में जो पानी बचा, ये हमारा मग था। ठीक है, 2 लीटर वाटर है इसमें, 2 लीटर ऑफ वाटर इज देयर। अब आपने क्या किया, इस 2 लीटर में से एक कटोरी में यहाँ पे 12 स्पून वाटर निकाल लिया। ठीक है, अब बाकी जो भी पानी इस जार में बचा, वो पानी क्या है, वो पानी ओशियन वाटर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि ये जितना भी पानी है ये क्या है, ओशियन वाटर है, ये सॉल्टी वाटर है। और ये जो 12 स्पून हमने वाटर निकाला ये है हमारा फ्रेश वाटर। ठीक है, ये हमारा फ्रेश वाटर जो कि हम, मतलब कि हम इसे पी सकते हैं, एक तरीके से ऐसा पानी है जिसे हम यूज कर सकते हैं। The 12 spoons of water that was taken in a bowl is the total amount of fresh water on the earth। तो ये जो हमने 12 स्पून पानी निकाला ये अर्थ पे जितना भी फ्रेश वाटर है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हो कि ये पानी जो है वो कितनी कम मात्रा में है ना, कितना कम मात्रा में जो फ्रेश वाटर है वो अर्थ पे अवेलेबल है। द फिगर शोज अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फ्रेश वाटर। अभी जो फिगर है इसकी मदद से हम जानेंगे कि ये जो फ्रेश वाटर है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस 12 स्पून ऑफ वाटर में से 9 स्पून ऑफ वाटर जो है वो आइस कैप की फॉर्म में है। तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है कि आप 12 स्पून जो आपका पानी आपने एक कटोरी में लिया था उसमें से भी 9 स्पून ऑफ वाटर को, 9 स्पून ऑफ वाटर को निकाल के किसी और कटोरी में डाल दो। ठीक है, मतलब कि वो आइस कैप्स की फॉर्म में है। उसके बाद 2 स्पून ऑफ वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है, ऐसा पानी, मतलब कि हमारे अर्थ पे जितना भी वाटर है वो हमने देखा था वो 2 लीटर है। अब उसमें से 12 स्पून ऑफ वाटर जो है वो हमारा फ्रेश वाटर है। अब इस 12 स्पून ऑफ वाटर में से भी 2 स्पून ऐसा वाटर है जो कि ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है, मतलब कि हमारे धरती के अंदर है, यहाँ पे है। ये हमारी जमीन है, यहाँ पेड़ पौधे होते हैं और इसके यहाँ पे अंदर पानी है। ठीक है, ग्राउंड वाटर। एक चम्मच, एक चम्मच भी नहीं बल्कि आधा चम्मच जो पानी है वो फ्रेश वाटर लेक्स हैं, वो लेक्स की फॉर्म में है। और सिर्फ एक बूंद ऐसा पानी है जो कि रिवर्स की फॉर्म में है। मतलब कि अगर आप इस एक्टिविटी के माध्यम से समझो तो सिर्फ एक बूंद जो वाटर है वो हमारे रिवर्स के वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि आप देख सकते हो कि कितना कम वाटर जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है यूज करने के लिए। अब हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई फ्रेश वाटर तो 12 स्पून है, फिर भी हम ये क्यों कह रहे हैं कि मान लो सिर्फ ये 3 मेन ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हम वाटर यूज करते हैं हकीकत में। ठीक है, ये जो आइस कैप्स हैं इनसे भी हम पानी यूज नहीं करते। अब ऐसा क्या है, मान लो आपके घर पे कुछ चीज रखी है। ठीक है, यहाँ बहुत ऊपर कोई चीज रखी है, आपकी फेवरेट चॉकलेट रखी है। ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, अब आपकी हाइट जो है वो यहाँ तक चॉकलेट तक नहीं पहुंच रही, ये जो चॉकलेट रखी थी वहां तक आपकी हाइट नहीं पहुंच रही। आपको पता है आप इस चॉकलेट को खा सकते हो, ये चॉकलेट बहुत टेस्टी है, बट क्या आप इसको ले पा रहे हो, क्या आप इस तक पहुंच पा रहे हो? तो कुछ यही हाल है इन आइस कैप्स वगैरह के साथ, कि हमें पता है हम इसको यूज कर सकते हैं बट हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल कब होगा, जब ये चॉकलेट आपके हाथ में आ जाएगी कि ठीक है अब ये मेरे पास खाने के लिए अवेलेबल है। तो वही बात है कि हमारे पास फ्रेश वाटर तो है, बट पूरा जो फ्रेश वाटर है वो भी हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबल नहीं है। बहुत कम ऐसा फ्रेश वाटर है जिसे हम यूज कर सकते हैं। वाटर इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। तो हमारे जीने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पानी के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी प्यास बुझा सके। ठीक है, कोई दूसरी चीज़ हमारी प्यास नहीं बुझा सकती सिवाय पानी के। बट फिर भी हम इस पानी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, और हमें इसीलिए ध्यान से पानी को यूज़ करना चाहिए और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए। राइट? ओशियन सर्कुलेशन। तो इस सेक्शन को
पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे यहाँ कौन कौन से ओशंस हैं, ठीक है। तो ये है पैसिफिक ओशियन और इस पूरे को हम कहते हैं अटलांटिक ओशन, और इसके ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और नीचे वाले को कहते हैं साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। फिर यहाँ पे है इंडियन ओशन, और फिर से यहाँ पे है ये पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन, यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन, क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो एक गोल है, राइट। तो उस सर्कुलर एरिया को एक रेक्टेंगुलर पीस पे इस तरीके से दिखाया हुआ है। तो अगर हम इन दोनों पार्ट को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, पेपर को रोल करते हैं ना जैसे, अगर फोल्ड करेंगे तो ये दोनों जो पार्ट हैं, ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला, दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो इधर पे भी पैसिफिक ओशन है, इधर पे भी पैसिफिक ओशन है। ये तो अलग अलग नहीं है, ये एक ही जैसे है, बट अगर हम पेपर को मोड़ेंगे जैसे, तो वो एक ही बन जाएगा। अगर आप ग्लोब पे देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ऊपर है हमारा आर्कटिक ओशन और नीचे है साउदर्न ओशन। तो ये हमारे जो है कुछ ओशियंस हैं, और अब हम ओशन से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अगर आप बीच पर घूमने गए होंगे तो बहुत सारी चीजें आपने फील की होंगी, बहुत सारी चीजें आपने इंजॉय की होंगी। जैसे कि देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फिट ऑन द सी शोर। जब हम समुद्र के किनारे चलते हैं नंगे पांव तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम सब कुछ मैजिकल सा लगता है। वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड द म्यूजिक ऑफ द वेव्स। जो बीच की जो रेत होती है वो बहुत ही ठंडी ठंडी होती है, और उस पर नंगे पांव चलने में बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम मजा आता है। और साथ ही साथ वहां पे ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, सी बर्ड्स होती हैं बहुत सारी, उन्हें देखने में बहुत अच्छा लगता है। और चारों तरफ हवा में नमक की स्मेल होती है, और ऊपर से जो समुद्र की वेव्स होती हैं, जो सी वेव्स होती हैं, उनसे जो आवाज निकलती है वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई म्यूजिक बज रहा हो। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस होता है और सब कुछ बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है। मन ही नहीं करता कि वहां से हम वापस लौट कर भी आए। अब जैसा कि हमने पॉन्ड्स देखे हैं, लेक्स देखे हैं, तो आपने देखा होगा उनका जो पानी है वो कंटिन्यूअसली मूव नहीं करता। पानी जो है वो स्थिर रहता है। जैसे नदियों में हमने देखा है, नदियों में जो है पानी बहता रहता है, बहता रहता है। बट क्या ऐसा लेक्स में होता है? लेक्स में ऐसा नहीं होता। लेक्स में पानी जो है वो स्टिल होता है, वो कहीं पे भी बहता नहीं है, वो जहां है वही रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत हिलता जरूर होगा, बट और कोई मूवमेंट शो नहीं करता वो ज्यादा, कि वो बह रहा है नदियों के पानी की तरह, ऐसा नहीं होता। बट जो हमारे ओशियन वाटर हैं ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। जिस तरह की नदियां होती हैं उनमें उनका जो पानी है वो कंटिन्यूअसली मूव करता है, इसी तरीके से जो ओशियन वाटर होता है वो भी कंटिन्यूअसली मूव करता है। वो स्थिर नहीं रहता, वो शांत नहीं बैठता, वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। अब ओशियन वाटर में जो भी मूवमेंट्स आती हैं उनको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। मेन तीन कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। कौन कौन सी हैं? वेव्स, कुछ मूवमेंट्स को हम कहते हैं वेव्स, कुछ तरह की मूवमेंट्स होती हैं जिन्हें हम टाइड्स कहते हैं, और कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं जिन्हें हम करंट्स कहते हैं। तो समुद्र जो ओशियन है उसमें जो भी मूवमेंट्स होती हैं उनको हमने ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। अब इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे कि वेव्स क्या होती हैं, टाइड्स क्या होते हैं और करंट्स क्या होते हैं। और अब हम थोड़ा सा डू यू नो सेक्शन देख लेते हैं। तो मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज रीइंफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज। तो मार्च 22 को हम वर्ल्ड वाटर डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, और इस दिन अलग अलग तरीके से लोगों को ये समझाया जाता है कि पानी को किस तरीके से कंजर्व किया जाए, किस तरीके से बचाया जाए, और पानी को बचाना क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोगों को पानी की इंपॉर्टेंस बताई जाती है, ठीक है। और अब क्योंकि हम ओशियन की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि जो ओशियन वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा सेलाइन होता है। अभी जो सेलिनिटी होती है इसको किस तरीके से नापा जाता है? Salinity is the amount of salt in grams present in 1000 grams of water. तो salinity क्या होती है कि अगर हम 1000 grams ऑफ वाटर लें तो उस 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितना अमाउंट सॉल्ट का है, कितना परसेंटेज नमक है, ठीक है। और अगर हम एवरेज सैलिनिटी की बात करें, मतलब कि नॉर्मली जो ओशियंस है वो कितने खारे रहते हैं, अगर हम उसकी बात करें, द ओशन इज 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब कि 1000 में से 35 जो है पार्ट्स वो नमक के हैं, उतना उसमें नमक है। तो इस तरीके से 1000 ग्राम के बेसिस पर सेलिनिटी नापी जाती है कि अगर हम किसी का 1000 ग्राम ऑफ वाटर ले लें, किसी ओशन का, किसी सी का, किसी लेक का, तो उसमें कितना परसेंटेज सॉल्ट है। सो दैट इज व्हाट सैलिनिटी इज, राइट। नाउ
डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। मतलब कि इजराइल में एक डेड सी है। अब ऐसा नहीं है कि वो सी मरी हुई है या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। ये जो डेड सी है इसकी सैलिनिटी बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम डेड सी से 1 लीटर ऑफ वाटर लेंगे, 1 लीटर पानी लेंगे, तो उस 1 लीटर में से 340 ग्राम्स ऑफ जो है वो सॉल्ट निकलेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा खारा जो है वो पानी है डेड सी का। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। अब अगर आप डेड सी में जाओगे तो आप डूबोगे नहीं। कोई भी वहां पे स्विम करने जाता है तो वहां पे एकदम फ्लोट करता है उसके ऊपर, वो डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि नमक का कंटेंट इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से पानी जो है वो बहुत ज्यादा डेंस बन चुका है, और इस वजह से लोग जो है उसमें डूबते नहीं है, उसके ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, जैसे बोट फ्लोट करती है। तो डेड सी में तैरने के लिए आपको तैरना आना जरूरी नहीं है, राइट। अगर आप नॉन स्विमर हैं तो भी आप जाके डेड सी में स्विम कर सकते हैं। तो अब अगले सेक्शन से हम वेव टाइड्स एंड करेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। वेव्स। सो इन द लास्ट सेक्शन वी डिस्कस्ड अबाउट द ओशियन सर्कुलेशन, और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से ओशन का जो पानी है वो हमेशा मूवमेंट्स में रहता है, वो कुछ ना कुछ मूवमेंट्स करता रहता है। और उन मूवमेंट्स को हमने मेन 3 कैटेगरीज में बांटा था, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। तो इस वीडियो में हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेव्स क्या होती है। सो अगर आप बीच पर गए हो तो आपने ये चीज रियलाइज की होगी कि मान लो आप बीच पर थ्रो बॉल खेल रहे हो और आपकी जो बॉल है वो पानी पर गिर गई। तो पानी पे गिरने के बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो पानी जो है वापस से बॉल को आपके पास लाके छोड़ देगा। तो ऐसा क्यों होता है? आप खेल रहे थे, यहाँ पे बीच है, यहाँ पे सी है, और आपकी जो बॉल है वो सी में गिर गई। तो आप नोटिस करोगे कि थोड़ी देर बाद जो है बॉल वापस से बीच पे आ जाती है पानी के साथ। तो आखिरकार ऐसा होता क्यों है? सो ये वेव्स की वजह से होता है। अब ये वेव्स क्या होती हैं और वेव्स बनती कैसे हैं? So when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. जब ओशन का पानी जो है एक बार उठता है फिर नीचे जाता है, फिर एक बार उठता है फिर नीचे जाता है, तो इस तरीके की जब मूवमेंट शो करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वेव्स। जब ओशन का पानी ऑल्टरनेटिवली राइज करता है और फॉल करता है, मतलब कि उठता है और गिरता है, उठता है और गिरता है, तो उसी को हम कहते हैं वेव्स। अब आप सोचोगे कि ये जो ओशन का पानी है वो ऊपर नीचे राइज एंड फॉल होता क्यों है? तो ओशियन वाटर के ऊपर जब हवा चलती है तो उस एयर की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से जो वेव्स हैं वो उठती हैं। तो मान लो ये ओशियन वाटर है और यहाँ से ये हवा चल रही है, ठीक है, ये विंड है। अब जब ये विंड चलेगी और ओशियन वाटर से यहाँ पे टकराएगी तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और जिसकी वजह से जो लहरें हैं ये इस तरीके से ऊपर उठेंगी। अगर आपको इसे प्रैक्टिकली देखना है तो आप क्या कर सकते हो, मान लो आपके घर में टब जो होगा उसको पानी से भरो और साइड से एकदम पानी के ऊपर जोर से फूंक मार के देखो, तो आप नोटिस करोगे जो पानी है वो ऊपर की तरफ उठेगा, थोड़ा सा उठेगा। तो कुछ उसी तरीके से वेव्स भी बनती हैं। अब जब नॉर्मल हवाएं चलेंगी नॉर्मल स्पीड से तो ये जो वेव्स हैं वो भी नॉर्मली बनेंगी, ज्यादा ऊंची या ज्यादा नीचे नहीं बनेंगी, एकदम नॉर्मली ये नॉर्मल वेव्स की तरह बनेंगी। बट कभी कभी क्या होता है कि जो विंड्स है वो बहुत तेज स्पीड से बहती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, अगर हवा तेज बहेगी तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, और ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो ये जो वेव्स हैं ये भी बहुत ऊंची ऊंची बनेंगी। ठीक है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं यहाँ पे, और इन तेज हवाओं की वजह से क्या होगा, जो वेव्स हैं ये भी और ऊंची ऊंची उठेंगी। पहले तो सिर्फ इतनी इतनी सी उठती थी, ठीक है, मान लो, बट बहुत तेज हवाओं की वजह से क्या हुआ, जो विंड्स जो वेव्स थे वो और भी ऊंची ऊंची बन रही थी। और ये जो ऊंची ऊंची वेव्स हैं, ये जो बहुत ही हाई वेव्स हैं, ये तो जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं उनमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं, बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती हैं। अब ये जो ऊंची ऊंची वेव्स होती हैं, हाई टाइडल वेव्स होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सुनामी। और सुनामी जो है सिर्फ और सिर्फ विंड की वजह से ही नहीं आती, मतलब ये जो हाई वेव्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ विंड की वजह से ही नहीं आती, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से सुनामी आती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सुनामी के बारे में ही पढ़ेंगे। सुनामी, द अर्थ्स पैंडेमोनियम। सो इन द लास्ट सेक्शन वी डिस्कस्ड अबाउट द वेव्स। सो हमने देखा था कि वेव्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। तो वेव्स कैसे बनती हैं कि जब ओशन के ऊपर से, ओशन वाटर के ऊपर से जब हवा बहती है तो हवा से जो पानी है वो टकराता है, और जिसकी वजह से जो ओशन का पानी है वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से बनता है। और इस राइज एंड फॉल को ही हम क्या कहते हैं? जो ओशन का वाटर अल्टरनेटली राइज एंड फॉल होता है, इसी को हम वेव्स कहते हैं। और हमने ये पढ़ा था लास्ट में कि जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बहुत ही हाई स्पीड से चलती हैं, तो ये जो पानी है, ओशन वाटर है, ये और ज्यादा ऊंचा उठता है। ठीक है, जितनी तेज हवा होंगी उतना ऊंचा जो है ये ओशन का पानी उठेगा। नॉर्मली जब नॉर्मल हवा चल रही थी सिर्फ इतु इतु सा उठ रहा था, मतलब बहुत छोटा छोटा सा उठ रहा था।
बट जब बहुत तेज हवा चली तब बहुत ऊंची ऊंची वेव्स उठी। तो इन ऊंची ऊंची वेव्स को हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है, ये जो हाई टाइडल वेव्स होती हैं इन्हें हम सुनामी कहते हैं। बट क्या सुनामी जो है सिर्फ और सिर्फ हाई स्पीड विंड से ही होती है, या जो बहुत तेज तेज हवा चलती है क्या उन्हीं से जो ये बहुत बड़ी बड़ी वेव्स हैं वो उठती हैं? तो इसके अलावा भी कुछ कारण हैं जिसकी वजह से सुनामी आती है, जिसकी वजह से हाई टाइडल वेव्स उठती हैं। तो जैसे कि अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हमें पता है, अर्थक्वेक क्या होता है कि जब अर्थ के सरफेस में वाइब्रेशन होती है, थोड़ी डिस्टरबेंस होती है, सो दैट इज व्हाट अर्थक्वेक इज। अब अर्थक्वेक की वजह से हाई वेव्स कैसे बनेंगी? तो मान लो ये आपका ओशियन बेड है और ऊपर ये ओशियन वाटर है। ठीक है, यहाँ पे पहले ऐसे छोटी छोटी सी इस तरीके से वेव्स बन रही थी ऐसे। ठीक है, ये वेव्स समझ लो। अब हुआ क्या, ये ओशन जो बेड था यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई, यहाँ भूकंप आया, यहाँ की जो धरती है वो वाइब्रेट की। अब जब नीचे का वाइब्रेट करेगा, जब ओशन बेड वाइब्रेट करेगा, तो डेफिनेटली जो उसके ऊपर पानी है वो भी वाइब्रेट करेगा, है कि नहीं? तो ये जो पानी था वो भी इस तरीके से ज्यादा से वाइब्रेट किया, और इस वाइब्रेशन की वजह से क्या हुआ, ये जो पानी है वो और ऊंचा ऊंचा इस तरीके से उठने लग गया। तो हाई वेव्स आ गई ना, सुनामी आ गई। तो इस तरीके से अर्थक्वेक की वजह से भी सुनामी आती है। इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी आती है। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब कि अंडर वाटर कोई वॉल्केनो है, यहाँ पे कोई वॉल्केनो है। वॉल्केनो क्या होता है कि जब अर्थ के सरफेस से जो मॉल्टन मैग्मा है, जब वो अर्थ के इंटीरियर से जो मॉल्टन मैग्मा है, जब वो अर्थ के सरफेस पे आता है, तो दैट इज व्हाट वॉल्केनो इज। तो होगा क्या, जब यहाँ से मॉल्टन मैग्मा निकलेगा, बहुत तेजी से निकलता है वो, ऐसा नहीं कि बड़े आराम आराम से निकल रहा है, बहुत तेजी से निकल रहा है। तो जब यहाँ से बहुत सारी गैसेस निकलेंगी, ऐश निकलेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो पानी है ये भी इस तरीके से ऐसे ऊपर उछल जाएगा, है कि नहीं? यहाँ से अचानक से मॉल्टन मैग्मा जो है वो बाहर निकला, लावा निकला, जो वॉल्केनो वो इरप्ट हुआ, और इसके ऊपर का जो पानी था वो इस तरीके से उठ जाएगा, है ना? और जब उठ जाएगा इसका मतलब कि ये और ऊंची ऊंची वेव्स बनेगा। पानी जो है वो ऊपर की तरफ उठा, तो वो क्या बन गया, बहुत ही हाई वेव्स बन गई, बहुत ही ऊंची ऊंची वेव्स बन गई, और ऊंची वेव्स को ही हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। तो वन ऑफ द रीजन ऑफ सुनामी इज वॉल्केनिक इरप्शन। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से सुनामी होती है। ठीक है, तो बहुत ही तेज स्पीड से जो विंड चलती हैं, अर्थक्वेक हो गया और वॉल्केनिक इरप्शन, तो इनकी वजह से सुनामी आती है। और ये जो हाई वेव्स हैं वो कितनी हाई हो सकती हैं? तो नॉर्मली ये 15 मीटर तक हाई हो सकती हैं, मतलब इतना ऊंचा तक ये जो वेव्स हैं वो उठ सकती हैं। और लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर, मतलब आज तक की जो सबसे ऊंची सुनामी जो है, जो मानी जाती है, ऐसी सुनामी जिसमें बहुत हाई वेव्स गई थी, वो है 150 मीटर हाई। मतलब इस सुनामी में 150 मीटर ऊंची तक जो समुद्र की लहरें हैं वो उठी थी। तो आप सोच सकते हो कि कितनी खतरनाक सुनामी होगी वो, कि पूरी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो भी आसानी से डूब जाएं इतनी हाइट में। तो ये जो वेव्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हाइट में ही ऊंची होती हैं, ये बहुत ही स्पीड से भी बहती हैं। दीज वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब कि ये 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहती हैं। तो सोचो इतनी स्पीड से अगर इनके सामने कोई भी आएगा तो उसको तो अपने साथ ही बह ले जाएंगी, ये कोई भी नहीं बच पाएगा। The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. तो 2004 में एक सुनामी आई थी जिसकी वजह से इंडिया के जो कोस्टल एरियाज थे उसमें बहुत ही ज्यादा हानि पहुंची, बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। तो इस सुनामी के बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो इंदिरा पॉइंट था वो डूब गया, वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड हो गया। तो इस सेक्शन में हम क्या देखने वाले हैं, इंडिया में जो 2004 में सुनामी आई थी उसी के केस स्टडी करेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सुनामी का कारण क्या था, और कौन कौन से एरियाज अफेक्ट हुए। तो वो सब चीज़ अभी हम देखते हैं। सुनामी और द हार्बर वेव्स स्ट्रक हैवोक इन द इंडियन ओशन ऑन द 26 दिसंबर 2004। तो जो सुनामीज हैं जिन्हें हार्बर वेव्स भी कहा जाता है, तो ये जो सुनामी है, इंडियन ओशियन में एक सुनामी आई 26 जनवरी 2004 को। सुनामी और द हार्बर वेव्स स्ट्रक हैवोक। हैवोक का मतलब क्या होता है कि उथल पुथल मचा देना, बहुत ज्यादा डैमेज कॉज कर देना। तो इंडियन ओशन में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने बहुत ज्यादा डैमेज कॉज किया, हैवोक कॉज किया। द वेव वाज द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक दैट हैड इट्स एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। तो इस सुनामी का रीजन क्या था, कारण क्या था? वो था एक अर्थक्वेक जो कि सुमात्रा के जो वेस्टर्न बाउंड्रीज है वहां से स्टार्ट हुआ था अर्थक्वेक। एपिसेंटर में पता है क्या होता है, वो पॉइंट अर्थ सरफेस पे जहां से जो भूकंप है वो स्टार्ट हुआ है, सो दैट इज एपिसेंटर।
तो इस सुनामी का जो कारण था वो था अर्थक्वेक, और ये जो अर्थक्वेक है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था सुमात्रा के वेस्टर्न बाउंड्रीज से। तो ये है हमारा इंडिया और ये है सुमात्रा। सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। तो सुमात्रा के वेस्टर्न बाउंड्रीज में, मतलब कि इधर इधर तरफ जो है एक भूकंप उठा, और जब यहाँ से भूकंप उठेगा तो उसकी जो लहरें हैं, उसकी जो वेव्स हैं वो चारों तरफ फैलेंगी इस तरीके से, और डेफिनेटली इंडिया जो है वो भी यहाँ पे आएगा। इंडिया के जो कोस्टल एरियाज हैं वो भी इस भूकंप की वजह से अफेक्ट होंगे। अभी जो भूकंप था वो 9.0 मैग्नीट्यूड का था, मतलब कि बहुत ही ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था, जिसमें कि जो बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो आराम से ढह सकती हैं, एकदम गिर सकती हैं, तहस नहस हो सकती है। तो इतने हाई मैग्नीट्यूड का ये भूकंप था। अभी भूकंप आया क्यों? एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट देयर वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक। तो हमने लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे कंट्रीज वगैरह हैं, जो हमारे ओशियन बेड्स हैं, तो ये सब कुछ लिथोस्फेरिक प्लेट्स के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये मॉल्टन मैग्मा पे तैर रही हैं एक तरीके से। तो हमने लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा था, तो उनमें से एक जो प्लेट थी वो इंडियन प्लेट थी और एक थी बर्मा प्लेट। तो मैप में आप देख सकते हो ये हमारा इंडिया है, और ये वाली जो आप पर्पल कलर से और ये कुछ बाउंड्रीज देख सकते हो, ये वाली जो बाउंड्री है, ये पूरा जो एरिया है ये है इंडियन प्लेट। ठीक है, और यहाँ पे जो बाउंड्री है वो है बर्मा प्लेट। ठीक है, तो ये जो इंडियन प्लेट थी, दिस वेंट अंडर दिस बर्मा प्लेट। हुआ क्या कि पहले मान लो ये दो प्लेट कुछ इस तरीके से एकदम इक्वल थी, ठीक है, एकदम जुड़ी हुई थी, और ये बीच में इनका एक क्रैक है। ये है इंडियन प्लेट और ये है बर्मा प्लेट। बट हुआ क्या कि ये जो इंडियन प्लेट है ये बर्मा प्लेट के नीचे चली गई। मतलब कि क्या हुआ, ये जो प्लेट है कुछ इस तरीके से चली गई, और यहाँ पे बर्मा, ये इंडियन प्लेट ऐसे नीचे चली गई और ये बर्मा प्लेट है। ठीक है, ये बर्मा प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है। तो आप देखोगे कि जो इंडियन प्लेट है वो बर्मा प्लेट के अंदर चली गई, नीचे चली गई। तो जो भी पानी यहाँ पे होगा, ये तो ओशियन फ्लोर था ना, हमने देखा कि यहाँ वाला जो एरिया है यहाँ पूरा पानी पानी है, इंडियन ओशियन है। तो जो भी इसके ऊपर पानी होगा, इस प्लेट के ऊपर, वो पानी जल्दी से यहाँ आ जाएगा, जिस तरफ टिल्ट हुआ है इस तरफ बहने लगेगा अचानक से। अब जब अचानक से पानी सारा यहाँ चला गया और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये पानी वापस से इस तरीके से लौट के आया। इसको अगर आपको और अच्छे से समझना है तो देखो, आप एक गिलास पानी लो और उसे तेजी से नीचे फ्लोर पे ऐसी जगह मारो, मतलब दीवार की तरफ मारो। ठीक है, जोर से पानी को फ्लोर पे दो और दीवार की तरफ मारो, तो होगा क्या, जो सामने दीवार है ना उससे टकरा के पानी वापस से उल्टा हो जाएगा, आपकी तरफ आने लगेगा। ठीक है, आपने बहुत बार देखा भी होगा कि आप जब बाथरूम वगैरह में होते हो, जोर से पानी मारते हो तो चारों तरफ से दीवारों से टकरा के पानी जो है वो हमारी तरफ आ जाता है, वापस आ जाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है यहाँ पे। ये जो इंडियन प्लेट के ऊपर से जितना भी पानी गया वो यहाँ पे पहुंचने के बाद वापस से टकरा के यहाँ पे आ गया, वापस आ गया। तो पानी जो है पहले सारा इस तरफ गया और फिर टकरा के वापस आने लगा। वापस आएगा तो कहाँ जाएगा, इंडियन प्लेट वाली तरफ जाएगा। जो हमारा इंडिया है, श्रीलंका है, जो यहाँ पे इंडियन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, उन उसकी तरफ जाएगा। यहाँ तक कि इस भूकंप की वजह से, इस सुनामी से, जो अफ्रीकन एरियाज है, जो मेडागास्कर वाला एरिया है, वो एरियाज भी प्रभावित हुए थे, वो अफेक्टेड हुए थे। तो इतनी दूर तक इस अर्थक्वेक का अफेक्ट था। तो इसके जो नियरेस्ट लैंड मास थे वो डेफिनेटली अफेक्टेड तो होने ही थे। तो इस तरीके से ये जो भूकंप था उसकी वजह से सुनामी आई। ये जो सुनामी थी ये किस स्पीड से चल रही थी? इट वॉज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट। मतलब कि जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट चलते हैं उनके जितनी स्पीड से ये जो सुनामी थी, जो ये ओशन वेव्स थी, वो चल रही थी। तो आप सोच ही सकते हो कितना ज्यादा तेज चल रही थी। एंड कंप्लीटली वॉश्ड अवे सम ऑफ द आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन। और ये सुनामी ने बहुत सारे ऐसे इंडियन ओशन में आइलैंड्स थे जिनको पूरे तरीके से वॉश कर दिया। मतलब कि पानी जो है उनके ऊपर से जो भी कुछ था वो सब तहस नहस करके अपने साथ बहाता चला गया। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि इंदिरा पॉइंट जो था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, वो पूरे तरीके से पानी में डूब गया। तो द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दैट मार्क्स द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट कंप्लीटली सबमर्ज। तो इंदिरा पॉइंट को हम कहते थे कि जो पूरा इंडिया है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मेन, ये वाला जो मेन लैंड मास है, इसके अलावा जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, उन सबको मिला के जो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पार्ट बनता है वो था इंदिरा पॉइंट, और वो कंप्लीटली सबमर्ज हो गया इस सुनामी में। As the wave moved
From the earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Islands and Sri Lanka, the waves length decreased with decreasing depth of water. तो जैसे जैसे ये जो अर्थक्वेक की वेव्स थी वो उसके एपिसेंटर मतलब कि सुमत्रा से जो बाकी लैंड मास थे, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, अंडमान आइलैंड्स हो गए, तो इनकी तरफ जब जा रही थी तो उसकी स्पीड जो है वो कम होने लग गई, क्योंकि जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो भी वहां पे कम था। इन इलाकों में पानी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा गहराई थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप था, और जैसे जैसे जो वेव्स थी वो इन लैंडमास की तरफ मूव कर रही थी तो जो गहराई है वो घटती जा रही थी, और उसके साथ साथ जो स्पीड थी वो भी इन वेव्स की कम हो रही थी। और जो स्पीड थी पहले 700 से लेकर 900 किलोमीटर थी, वो घटकर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आ गई। सुनामी वेव्स ट्रेवल्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर, और ये जो सुनामी वेव्स थी ये अंदर 3 किलोमीटर तक ये वेव्स थी वो चल रही थी। मान लो कि ये ओशन बेड है और यहाँ पे पानी है, तो अंदर 3 किलोमीटर तक ये जो वेव्स थी वो इस तरीके से महसूस की जा रही थी। किलिंग मोर देन 10,000 पीपल एंड अफेक्टेड मोर देन लैक ऑफ हाउसेस। तो मतलब कि लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोगों को इसमें दिक्कत झेलनी पड़ी। 10,000 लोग जो थे वो अफेक्ट हुए, और हजारों लाखों जो घर थे वो भी तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। और इंडिया में जो वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज थे, मतलब कि सबसे ज्यादा जो एरियाज अफेक्ट हुए थे वो थे कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये कुछ कोस्टल एरियाज थे जो कि सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए थे इस सुनामी की वजह से। While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3 hour notice of a potential tsunami. अब आप हो सकता है ये बोलो कि जब सुनामी इतना ज्यादा डैमेज करती है तो उसका क्या पहले से पता नहीं लगाया जा सकता? कि जैसे जब तूफान वगैरह आता है तो हम बोलते हैं कि तूफान आने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, तो क्या इस तरीके से हम सुनामी के बारे में नहीं बता सकते, अर्थक्वेक के बारे में नहीं बता सकते? तो अर्थक्वेक के बारे में तो बताना इम्पॉसिबल है, हम नहीं बता सकते कि अर्थक्वेक कब आने वाला है। बट सुनामी की जहां तक बात है उसका हम 3 आवर नोटिस दे सकते हैं, मतलब कि सुनामी के आने से 3 घंटे पहले हम ये बता सकते हैं कि भाई अलर्ट हो जाओ, सुनामी आने वाली है। तो उतने टाइम में जो लोग हैं वो थोड़ा अलर्ट होके अपना सेफ प्लेसेस पे जा सकते हैं। सच अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर इन प्लेस अक्रॉस पैसिफिक ओशियन बट नॉट इन द इंडियन ओशियन। तो इस तरह के जो वार्निंग सिस्टम्स हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि भाई सुनामी वगैरह आने वाली है, भले ही 3 घंटे पहले बताएं, बट वो अलर्ट करने वाला जो सिस्टम है वो पैसिफिक ओशन में तो अच्छा खासा है बट इंडियन ओशन में नहीं है। क्योंकि जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी से अर्थक्वेक और सुनामी वगैरह आती रहती है। वहाँ जो वॉल्केनोज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इन सभी कारणों से वहाँ जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, तो वहाँ पे सुनामीज वगैरह बहुत जल्दी आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इस वजह से पैसिफिक ओशन में ये जो पूरा सिस्टम है, वार्निंग सिस्टम, वो अच्छा खासा लगा हुआ है। बट इंडियन ओशन में माना जाता है कि भाई इतना ज़्यादा आता ही नहीं है, बहुत कम सुनामी वगैरह आती है, तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा सीरियसली लिया ही नहीं गया, और यहाँ पे कोई भी इस तरीके के वार्निंग सिस्टम वो प्रॉपर नहीं थे। Tsunamis are rare in the Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to the Pacific, जो कि मैंने आपको भी बताया कि जो इंडियन ओशन है उसमें सेस्मिक एक्टिविटीज इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि पैसिफिक ओशन में होती हैं। The tsunami that ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004 is most devastating tsunami in the last several hundred years. तो पिछले कुछ सदियों की बात करें, पिछले कुछ 100 सालों की बात करें, तो उनमें अभी तक इस तरह की जो सुनामी थी वो नहीं आई थी। सबसे खतरनाक जो थी ये दिसंबर 2004 वाली सुनामी थी। इस सुनामी की वजह से बहुत ज़्यादा जो लाइफ है, प्रॉपर्टी है, वो डैमेज हुई, और बहुत ज़्यादा जो डैमेज था वो उसका कारण ये भी था कि लैक ऑफ मॉनिटरिंग थी, कि जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नहीं थे इंडियन ओशियन में कि पहले से लोगों को अलर्ट किया जा सके कि सुनामी आने वाली है। वो जो 3 आवर वार्निंग सिस्टम है वो इंडियन ओशियन में प्रॉपर नहीं था। एंड नॉलेज अमंग द कोस्ट ड्वेलर्स ऑफ इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन में जो भी कोस्ट ड्वेलर्स थे, मतलब कि ओशन के आसपास जो लोग रहते हैं, वो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे कि भाई अगर सुनामी वगैरह आनी है तो किस तरीके के स्टेप्स उठाने हैं, क्या करना है। तो वो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, और उनको ये भी आइडिया नहीं था कि जो सुनामी है उसके लक्षण क्या हैं, उसके इंडिकेशन क्या हैं कि सुनामी आने वाली है। द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन। सबसे पहला इंडिकेशन जो है सुनामी का वो ये है कि जो कोस्टल एरियाज है उनमें अचानक से पानी जो है एकदम पीछे चला जाता है। तो मान लो ये कोस्टल एरियाज है और पहले पानी जो है ये पानी था, ठीक है, इस बाउंड्री तक था, बट अचानक से क्या हुआ, जो पानी है वो इस बाउंड्री से हटके जहां पे आ गया, एकदम पीछे आ गया सारा पानी। तो सबसे पहला इंडिकेशन है ये सुनामी का कि जो पानी है अचानक से पीछे चला जाता है। और जब पानी पीछे जाता है तो उसके कुछ देर बाद ही क्या होता है, बहुत ज्यादा जो बड़ी वेव्स हैं, डिस्ट्रक्टिव वेव्स हैं, वो उठकर आती हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इंडियन प्लेट जो है बर्मा प्लेट के नीचे चली गई थी, तो पानी जो है पहले वो सारा यहाँ आया और फिर अचानक से जो है वो पीछे बड़ी वेव के रूप में वापस कोस्टल रीजन्स की तरफ आया। तो अब जो लोग थे उस टाइम पे वो बड़ा ही मजा ले रहे थे इस चीज का कि देखो अचानक से क्या हो गया, मैजिक सा हो गया कि जो पानी है वो पीछे जा रहा है, हमें ज्यादा लैंड मिल गई। तो मतलब ये पूरा जो मिरेकल था उसे होते हुए देख रहे थे, पूरा मजा ले रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो पानी है वो पीछे इसलिए जा रहा है, क्यों, सुनामी आने वाली है, बहुत बड़ी जो वेव्स हैं वो आने वाली है। तो बहुत सारे लोग जो थे वो कोस्ट पर इकट्ठा हो गए, कोस्टल एरिया पर इकट्ठा हो गए ये देखने के लिए कि भाई देखो कितना अच्छा सा पानी जो है वो पीछे जा रहा है। और इस वजह से जब वेव्स आई, जो ह्यूज वेव्स आई, तो बहुत ज्यादा लोगों को अपने साथ बहकर ले गई। और इस वजह से और भी ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ। मतलब कि अगर इतने ज्यादा लोग ओशन के पास खड़े होकर देख नहीं रहे होते कि जो लहरें हैं वो पीछे जा रही हैं, पानी जो है वो विड्रॉ हो रहा है, तो शायद कम लोगों का नुकसान होता। और जो लोगों को अगर ये पता होता कि जो पानी है वो पीछे इसलिए जा रहा है कि सुनामी आएगी, तो पहले ही रेडी हो जाते, अलर्ट हो जाते। तो इस सेक्शन में हमने सुनामी के बारे में जाना कि सुनामी क्या होती है, किस तरह आती है। तो बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से सुनामी आती है। सिर्फ और सिर्फ हाई स्पीड विंड्स ही नहीं होती, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गए, तो इस वजह से जो सुनामी है वो आती है। इसके अलावा हमने जो 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी एक केस स्टडी देखी, और आप लोगों को भी कुछ इंडिकेशंस के बारे में पता चल गया कि अगर ऐसा होता है, अगर जो पानी है वो विड्रॉ हो रहा है, जो अपनी कोस्ट लाइन से पीछे जा रहा है, तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि भाई सुनामी आने वाली है। तो आपको अलर्ट हो जाना है और अपने घर वालों को भी बता देना है कि अलर्ट हो जाओ और सेफ पॉइंट पे चलते हैं। टाइड्स. So we were discussing about the movement of ocean water, and there we learned that we have divided these movement into three categories. The first one was waves, the second one is tides, and the third one is currents. So we have already discussed about the waves, and now in this video we are going to learn about the tides. What are tides and how these occur? The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. जब ओशन वाटर के लेवल में ऊंचा या नीचा होता है, मतलब मान लो कि ये ओशन बेड है एंड दिस इज द ओशन वाटर लेवल, यहाँ पे ओशन वाटर है। अब जब ये पानी कभी ऊपर जाएगा, मतलब कि पूरा पानी, पूरा ओशन वाटर लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, डोंट गेट कंफ्यूज विद द वेव्स। कि जो वेव्स में हमने पढ़ा था ना कि ऑल्टरनेट राइज एंड फॉल होता है, उसमें क्या होता था, उसमें ये ओशियन वाटर सरफेस का ऐसे होता था, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा ओशन का वाटर है, ये पूरा जो ओशन का वाटर है, इसका एक साथ ऊपर उठना और एक साथ नीचे जाना, ठीक है। तो मान लो एक टाइम पे पानी जो है वो यहाँ पे है और कुछ टाइम बाद पानी यहाँ पे आ गया, पूरा पानी, ठीक है, और इसके ऊपर से वेव्स अलग से बन रही हैं, वो वेव्स कंटिन्यूसली बनती रहेंगी, ठीक है। मतलब ये जो एक बार ये यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर कुछ देर बाद ये फिर से नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो जो वेव्स हैं वो ओशन वाटर सरफेस पे बनती हैं कि ये ओशन वाटर है और इस पे ऐसे ऐसे बन रही हैं। और टाइड्स का मतलब कि जब ये पूरा का पूरा ओशन वाटर जो है वो उठकर ऊपर चला जाए, ऐसे, ठीक है। देखो वेव्स अभी भी यहाँ पे बन रही है ना, अभी भी यहाँ पे बन रही है, बट पहले वेव्स जो थी इस लेवल पे बन रही थी, अब इस पे। तो मतलब कि जब पूरा का पूरा जो ओशन वाटर है वो ऊपर या नीचे होता है, रिदमिक राइज एंड फॉल होता है पूरे ओशन वाटर का, तब उसे हम क्या कहते हैं, टाइड्स। इसको मैं और दूसरे तरीके से बताऊं आपको, तो मान लो ये सी शोर है आपका, ये जमीन है और यहाँ पे ओशन वाटर है, ठीक है, ये ओशन वाटर है। अब क्या होगा, पहले एक टाइम पे पानी जो है यहाँ तक है, बट कुछ देर बाद आप देखोगे पानी जो है वो यहाँ तक आ गया, ठीक है, पानी जो है यहाँ तक आ गया। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, कुछ देर बाद पानी जो है वापस जहाँ पे था वहां पे चला गया, पानी जो है वापस यहाँ आ गया, ठीक है। एक बार यहाँ तक गया, ये वाली लाइन तक, और फिर कुछ देर बाद पीछे ये वाली लाइन तक आ गया। ये हम सी शोर की बात करें कि मान लो आप बीच पे खड़े हो, ठीक है, सी शोर पे खड़े हो आप, तो क्या होगा, पानी जो है यहाँ तक पहुंच गया, फिर थोड़ी देर बाद पानी यहाँ पे चला गया। और अगर हम ओशन को, पूरे ओशन को एक टब की तरह माने कि मान लो पूरा ओशन जो है एक टब है, एक वाटर टब है, और उसमें पानी जो है वो यहाँ तक है, ठीक है। तो एक बार पानी यहाँ तक पहुंच गया और एक बार पानी ये नीचे वाले लेवल पर आ गया। तो ये जो रिदमिक राइज एंड फॉल है ओशन वाटर की, इसे हम टाइड्स कहते हैं। नाउ आई होप इट इज क्लियर, ये जो रिदमिक राइज एंड फॉल है ये क्या होता है। So it is high tide when water covers much of the seashore by rising to its highest level. तो हाई टाइड कब होती है कि जब पानी सी शोर पे हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाता है। मान लो ये पानी है, ठीक है, ब्लू वाला पानी है, पानी पहले अपने इस लेवल तक था, ठीक है, जहाँ पे ये लाइन बनी हुई है। बट क्या हुआ, पानी जो है धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है, ये सी शोर पे। तो ये वाला क्या होगा, हाई टाइड, कि जब पानी जो है सी शोर पे अपने हाईएस्ट लेवल पे हो, एकदम आगे तक पहुंच गया हो, तो उसे हम कहते हैं हाई टाइड्स। और जब वो पानी अपने लोएस्ट लेवल पर है, मतलब यहाँ पर है, तब हम कहेंगे लो टाइड, राइट। अब आप बोलोगे कि ये तो चलो समझ आ गया कि जो पानी है वो कभी
जो ओशन वाटर है वो उठता है, फिर नीचे जाता है, फिर अपने हाईएस्ट लेवल पे आता है, उसे हम हाई टाइड कहते हैं, फिर नीचे जाता है, उसे हम लो टाइड कहते हैं। पर ये होता क्यों है? ये जो हाई टाइड है, लो टाइड है, ये बनती क्यों है? पानी ऊपर नीचे हो क्यों रहा है आखिरकार? तो इसका रीजन है कि जो चांद है और जो सूरज है, इनकी तरफ से आने वाला जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ पर, उसकी वजह से ये जो टाइड्स हैं वो बनती हैं। अब होता क्या है कि जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, अब उसको मैं छोड़ूंगी तो आपको पता है वो नीचे जाएगा। नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि अर्थ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ पे कोई भी जो सामान है उसको अपनी तरफ खींचता है। तो जो मेरे हाथ से पेन गिरा वो क्यों गिरा? क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो उसको अपनी तरफ खींच रहा था, है ना? तो इसी तरह क्या होता है, जो मून है, जो सन है, उनमें भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो बाकी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो मून का भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और सन का भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, और जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है। बट होता क्या कि सन जो मून है वो तो बहुत छोटा है ना, वो पूरी अर्थ को अपनी तरफ कैसे खींच सकता है? तो अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट अर्थ के ऊपर जो पानी है उस पे इस ग्रेविटेशनल फोर्स का फर्क पड़ता है, उस पे इस ग्रेविटेशनल फोर्स का अफेक्ट होता है, ठीक है। अर्थ को तो नहीं हिला सकता, और अर्थ पे क्या जमीन है, तो जमीन का कुछ नहीं होता, बट जमीन पे जो पानी है, अर्थ पे जो पानी है, वो आराम से इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खिंच जाता है। तो जब पानी जो है खिंचेगा, मतलब कि सन की तरफ और मून की तरफ खिंचेगा, तो होगा क्या, पानी थोड़ा सा से बल्ज आउट हो जाएगा। तो ये वाली तो अर्थ है, डार्क ब्लू जो दिख रही है आपको, और ये जो लाइट ब्लू दिख रहा है ना, ये आपको वाटर लेवल समझना है। ये मान लो अर्थ के ऊपर जो वाटर है उसका लेवल है। तो देखोगे आप कि जो मून है, यहाँ से जब अर्थ पे अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो पानी है ये मून की तरफ खींच रहा है, मतलब कि ये कैसे बल्ज आउट हो रहा है। ये अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर का जो पानी है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ऐसे बल्ज आउट हो जाएगा। ये पानी जो है मून की तरफ हो गया, यहाँ पे मून है। अब आप सोच रहे होंगे कि मून तो सिर्फ एक तरफ है। मान लो ये मून है और ये हमारी अर्थ है, और इसके बाहर वाला जो लेवल है वो वाटर का है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि ऐसे बल्ज आउट हो रखा है। तो अब आप बोलोगे कि जो मून है वो तो एक तरफ है, सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाली तरफ है, नॉर्थ वाली तरफ है, तो ये नीचे वाला जो पानी है ये बल्ज आउट क्यों हुआ? जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देखोगे कि मून जो है वो तो इस तरफ है, तो पानी जो है वो यहीं का उठना चाहिए, ये पीछे वाली तरफ का भी क्यों बल्ज आउट हो रखा है? तो उसका कारण ये है कि जब पानी एक तरफ से उठता है तो दूसरी तरफ से भी ऑटोमेटिकली वो पीछे से उठ जाता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है इसके बारे में और डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जब पानी एक तरफ से मून के फोर्स की वजह से उठता है, बल्ज आउट होता है, तो जो दूसरे तरफ वाला पानी है वो भी उठ जाता है। तो इसका मतलब जो भी देश जो है यहाँ पे होगा, उसमें यहाँ पे, या जो भी पानी जो है यहाँ पे होगा उसमें यहाँ पे हाई टाइड आएगी, और साथ ही साथ अपोजिट वाले में भी यहाँ पे हाई टाइड आएगी, ठीक है। तो एक दिन में दो बार टाइड्स होती हैं, हाई टाइड एंड लो टाइड दो बार होती हैं। कैसे होती है? मान लो अभी तो मून यहाँ पे है, अभी मून यहाँ था, बट अगर मून यहाँ पे आ जाएगा, नीचे वाली तरफ आ जाएगा, तो भी सेम ही सीन रहना है। तो भी ये मून अब यहाँ नीचे आ गया, तो भी सेम सीन रहेगा। क्यों? क्योंकि जो मून के तरफ वाला हिस्सा है वो तो उठ जाएगा, वहां तो हाई टाइड होगी, बट ऑटोमेटिकली जो उसके अपोजिट वाला हिस्सा है, मतलब कि यहाँ जहाँ अब मून नहीं है, यहाँ पे भी हाई टाइड होगी। इसका मतलब एक बार मून यहाँ था, तब भी इस जगह पे हाई टाइड हुई, जो ये ऊपर वाला एरिया है यहाँ पे हाई टाइड हुई, और जब मून नीचे चला गया तब भी यहाँ पे हाई टाइड हो रही है ना। तो दो बार हो गई कि नहीं हो गई हाई टाइड? सिमिलरली जब मून यहाँ पे है तो यहाँ पे हाई टाइड है, बट यहाँ पे इन साइड में क्या है, लो टाइड, और जब यहाँ पे लो टाइड है तो अपोजिट साइड भी सेम ही रहेगा, लो टाइड। तो जब मून ऊपर था तब भी इधर लो टाइड थी, और जब मून नीचे है तब भी इधर लो टाइड है। तो दिन में दो बार लो टाइड हो गई कि नहीं हो गई? मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो मून पहले यहाँ था, फिर धीरे धीरे घूमते 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 यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो अपोजिट साइड है वो सेम रहती है। अगर यहाँ पे बल्ज आउट है, यहाँ पे हाई टाइड है, तो यहाँ पे भी हाई टाइड है, इधर पे लो टाइड है तो इधर पे भी लो टाइड है। इस वजह से क्या होता है कि दो बार दिन में हाई टाइड एंड दो बार लो टाइड आपको देखने मिलती है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ ये मैंने आपको ऊपर और नीचे करके दिखाया, मून जिस तरफ रहेगा अर्थ के उसी तरफ जो पानी है वो उसकी तरफ खींच जाएगा। मान लो मून यहाँ है साइड में, तो पानी जो है वो ऐसे हो जाएगा, अब वो इधर पे हाई टाइड बनेगी। अब इस वाले एरिया में हाई टाइड है, और इस वाले एरिया में हाई टाइड है, और इधर पे लो टाइड है, और इधर पे लो टाइड है। तो जैसे जैसे मून घूमेगा, मान लो मून इधर आ गया तो अब यहाँ पे हाई टाइड बन जाएगी, मून इधर आ गया तो अब यहाँ पे और यहाँ पे हाई टाइड बन जाएगी।
तो जैसे जैसे मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमेगा वैसे वैसे जो हाई टाइड एंड लो टाइड है वो अलग अलग जगह पे बनती जाएंगी। अब दिन में 2 बार क्यों होता है, तो मुझे लगता है कि आपको अभी क्लियर हो जाना चाहिए कि दिन में 2 बार क्यों होती है हाई टाइड एंड low tide. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force. वही लिखा है जो अभी तक मैं आपको समझा रही थी कि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी तरफ जो पानी है वो क्या हो जाता है, पुल्ड हो जाता है, वो खिंच जाता है उसकी तरफ। तो ये बल्ज आउट टाइप आपको देखने मिलता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इन वाले जो डायग्राम्स है इनमें आप देखोगे बल्ज आउट है, और जहाँ पे बल्ज है वहां पे क्या होगा, हाई टाइड होगी, पानी जो है वहां पे उठ चुका है, अपने हाईएस्ट लेवल पे है। और उसके दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ लो टाइड होगी। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड टाइड्स आर द हाईएस्ट। अब जो आपका सेकंड वाला डायग्राम है आप इसमें देखो, तो इनमें क्या है, तो यहाँ पे फुल मून वाले टाइम में और आप देखोगे न्यू मून वाले टाइम में क्या है, सन, मून एंड अर्थ जो है तीनों के तीनों एक ही लाइन में है, ठीक है, तीनों के तीनों सेम लाइन में है। अब होगा क्या कि मून का भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और सन का भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो होगा क्या कि सन भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और मून भी, तो दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अब अर्थ पे और ज्यादा लगेगा, है ना, कि सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब ये दोनों मिलके, क्योंकि अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये दोनों मिलके अर्थ पे जो पानी है उसको और ज्यादा खींचेंगे, मतलब अर्थ की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो जब ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा इसका मतलब कि जो पानी है वो भी और ज्यादा उठेगा, तो और ज्यादा बाहर की तरफ आएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा हाई पे पानी जब कब रहेगा, हाई टाइड्स कब बनेंगे, हाईएस्ट टाइड, मतलब कि जब पानी जो अपने हाईएस्ट लेवल पे होगा, कब होगा, जब सन, मून एंड अर्थ जो है तीनों सेम लाइन में होंगे, ठीक है। ऐसे ही अब ये तीनों एक ही लाइन में है, तो यहाँ से मून जो है वो ग्रेविटेशनल पुल कर रहा है, मतलब कि जो अर्थ की तरफ खींच रहा है अर्थ को अपनी तरफ, तो उसपे क्या होगा, पानी जो है वो मून की तरफ खींचेगा। अब हमें पता है कि जब पानी इस तरफ से खींचेगा तो ऑटोमेटिकली जो उसके अपोजिट साइड है वहां से भी पानी खींचेगा। और सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, सूरज जो है वो इधर से पानी को खींच रहा है, मतलब कि जो यहाँ का पानी है वो मून की तरफ से भी बाहर जा रहा है और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी बाहर जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे भी सेम यहाँ की तरह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा लगेगा, तो पानी जो है वो अपने हाईएस्ट लेवल पे होगा। हाईएस्ट टाइड्स कब बनेंगी, जब ये तीनों सेम लाइन में होंगे। सिमिलरली जो दूसरे एरियाज हैं यहाँ पे लोएस्ट टाइड होंगी, राइट। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, मतलब कि ये जो हाईएस्ट टाइड्स होती हैं, जो सन, मून एंड अर्थ जब तीनों एक लाइन में होते हैं और इस टाइम पे जो टाइड्स बनती हैं हाईएस्ट लेवल पे होती हैं, तो इन टाइड्स को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड्स, ठीक है। But when the moon is in its first and last quarter, the ocean waters get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides. तो इस टाइम पे क्या होता है कि जब मून जो है वो अपने फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर में होता है, मतलब कि जब मून यहाँ पे है और इसके यहाँ पे है, इस तरफ है, जब मून इन जगहों पे होता है तो देखोगे आप कि मून जो है वो यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और सन जो है वो यहाँ से लगा रहा है। अब दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में लगा रहे हैं। जब ये दोनों एक डायरेक्शन में लगा रहे थे तो जो ग्रेविटेशनल पुल था वो बहुत ज्यादा था, बट अब ये दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो जाएगा। अब ये पानी को इतना ज्यादा खींच नहीं पाएंगे कि पानी को, ये जो मून है वो भी यहाँ से खींच रहा है और जो सन है वो भी यहाँ से खींच रहा है, तो ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों जो है इतना ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, जो पानी है वो इतना ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। इस वजह से इस टाइम पे जो टाइड्स बनेंगी वो लो रहेंगी, वो इतनी ज्यादा हाई नहीं रहेंगी। तो आप देखोगे कि इस वाले डायग्राम में जो टाइड्स है वो इतनी ज्यादा ऊपर नहीं है, ये जो बल्ज आउट है ये वो कम सा बल्ज आउट है दोनों तरफ। तो इसको हम क्या कहते हैं, नीप टाइड, कि जब मून जो है वो इस तरफ रहता है और या फिर इस तरफ रहता है, और इस तरीके की पोजीशन में जबकि सन भी अलग डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल कर रहा है और जो मून है वो अलग डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल कर रहा है, तब नीप टाइड बनती हैं। और ये जो टाइड होती हैं वो बहुत ही लो होती हैं। अब ये जो टाइड्स हैं ये हमें अलग अलग तरीके से हेल्प भी करती हैं, जैसे कि ये नेविगेशन में हेल्प करती हैं, जो शिप्स वगैरह होती हैं उनको नेविगेट करने में हेल्प करती हैं। एंड दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स। अब हमें पता है कि जब हाई टाइड्स होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी बहुत आगे तक आ जाता है शोर्स पे। तो जब पानी बहुत आगे तक आ जाएगा शोर पे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो शिप्स वगैरह हैं वो आसानी से हार्बर तक पहुंच पाएंगी, जहाँ पे वो एक तरीके से पार्क होती हैं जो शिप, वो वहां पे आसानी से पहुंच पाएंगी हाई टाइड्स की वजह से। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। तो फिशिंग में भी हाई टाइड्स हेल्प करती हैं, क्योंकि हाई टाइड की वजह से क्या होगा, शोर के पास ज्यादा पानी आ जाएगा, जब ज्यादा पानी होगा शोर्स के पास तो वहां पे ज्यादा मछलियां भी आसानी से आ जाती हैं। तो जो फिशरमैन्स हैं उनको भी टाइड्स हेल्प करती हैं ज्यादा फिशेस पकड़ने के लिए।
दिस इनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटिफुल कैच, कि उनको अच्छी मात्रा में मछलियां मिल जाती हैं हाई टाइड्स की वजह से। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। अब जो टाइड्स की वजह से पानी ऊपर और नीचे होता है, इसकी वजह से कहीं कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा रही है। तो मान लो कोई ऐसा कोस्टल एरिया है जहाँ पे कुछ इस तरीके से कर्व टाइप बन रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डैम बना लेते हैं। ठीक है, डैम बनाएंगे, जब हाई टाइड होगा तो पानी जो है एकदम अंदर तक घुस जाएगा। जब पानी अंदर जाएगा तो वो लोग, ये जो डैम थे, इसके गेट्स खोल देंगे, तो जब पानी अंदर जाएगा तो वो इस एरिया के अंदर भर जाएगा। और जो इसमें टर्बाइंस होती हैं वो भी रोटेट करती हैं, तो जब टर्बाइन रोटेट करती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और बाद में क्या होता है, जब ये पीछे जाती है, जब ये पानी पीछे जाएगा तब भी इसकी जो टर्बाइंस है वो मूव करेंगी। पानी जब अंदर आया था तब भी टर्बाइन मूव कर रही थी, और जब पीछे जाएगा इस तरीके से तब भी ये टर्बाइंस को मूव करेगा। और जब टर्बाइंस मूव होंगी तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो कभी कभी ये जो हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा रही है कहीं कहीं पे। और इसके साथ हमारा जो टाइड वाला सेक्शन था वो खत्म हो गया, और अगले सेक्शन में हम ओशन करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओशन करंट्स. So in the last video, we discussed about the tides, and we came to know that tides happen due to the gravitational pull of moon and sun. And we were discussing about the movements of ocean water, and we came to know that there are main three movements of ocean water, and these are the waves, tides, and ocean currents. So we have discussed about the waves and tides, and now in this video we are going to talk about the ocean currents, which is the last topic of this chapter. So what are ocean currents? So might be you thinking that the current which we get because of the ocean water is ocean current? No, ओशन के पानी की वजह से जो हमें करंट लगता है वो ओशन करंट्स नहीं होते हैं। ये एकदम अलग ही कॉन्सेप्ट है। इसे आप अपने घर की जो बिजली वाला करंट है उससे ना ही जोड़ें तो बेहतर रहेगा। ये अलग चीज है। ओशन करंट्स क्या होते हैं कि जब ओशन का जो पानी है, ओशन सरफेस का जो पानी है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, उसको हम कहते हैं ओशन करंट्स। फॉर एग्जाम्पल, so this is ocean bed, right? This is ocean bed and here is ocean water. अब ये पानी जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, मान लो इस तरीके से पानी की जो है मूवमेंट हो रही है, ऐसे ऐसे करके इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ओशियन करंट्स। अब ये जो मूवमेंट है पानी की, ओशन के पानी की, वो उसके सरफेस पे भी हो सकती है, मतलब जो सरफेस वाला पानी है वो धीरे धीरे करके ऐसे छोटी छोटी लहरें बना के इधर भी जा सकता है, और साथ ही साथ ये जो मूवमेंट्स हैं वो ओशन के अंदर भी हो सकती हैं। जो ओशन बेड है उसके पास में, मान लो कि इधर से जो मूवमेंट है पानी की वो इस तरीके से ऐसे ऐसे हो रही है और इस डायरेक्शन में हो रही है, तो जो करंट्स हैं वो एकदम सरफेस पे भी बन सकते हैं और उसके अंदर भी बन सकते हैं, ओशन के अंदर भी बन सकते हैं, गहराइयों में भी बन सकते हैं। तो आप बोलोगे कि ठीक है, जो पानी की मूवमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है, एक सर्कुलर मैनर में होती है, इसे हम ओशन करंट कहते हैं। बट ये होता क्यों है? तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं ओशन करंट्स के होने के, जैसे कि हवा की वजह से। हवा जो है, जैसा कि हमने वेव्स के केसेस में पढ़ा था कि हवा जो है वो पानी के ऊपर जो है फ्रिक्शन क्रिएट करती है और उसको एक डायरेक्शन में ले जाती है। तो इसी तरीके से ओशन सरफेस पे जो हवा है वो धीरे धीरे चलती है, तो वो उसको, ओशन के जो पानी है, सरफेस पानी है, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाता है। इसके अलावा पानी की जो डेंसिटी है उसकी वजह से भी होता है कि कहीं पे पानी जो है वो बहुत ज्यादा डेंस है। डेंस कब होता है? मान लो कि जो उसकी सैलिनिटी है, पानी में नमक बहुत ज्यादा है, तो जब पानी में नमक होगा तो वो वाला पानी डेंस होगा, और जब डेंस होगा तो ये पानी जो है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, मान लो यहाँ वाला जो पानी है वो डेंसर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नमक है पानी में, और यहाँ वाला लेस डेंसर है, ये वाला। तो जब इस तरफ का पानी डेंस होने के कारण नीचे बैठेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से एक ढलान सी बन जाएगी, यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और इसको भरने के लिए जल्दी से यहाँ का जो पानी है वो ऐसे दौड़ के आएगा। ठीक है, तो एक कारण ये भी हो गया ओशन करंट्स का बनने का, क्या कि जो डेंसिटी है वाटर की, टेम्परेचर की वजह से ओशन करंट्स बनते हैं, कि कहीं पे जो है टेम्परेचर बहुत कम है, एकदम बर्फ पड़ती है, तो वहां पे क्या होगा, जहाँ पे ओशन का पानी की बर्फ बन जाती है, तो जो पानी की बर्फ बनती है वो सिर्फ और सिर्फ पानी की बनती है, सॉल्ट कंटेंट उसमें नहीं होता है। जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो पानी में नीचे बैठ जाता है, और बर्फ जो बनती है, जो आप आइसबर्ग्स देखते हो, वो सिर्फ और सिर्फ पानी होता है, उसमें नमक नहीं होता। तो जब यहाँ पे, मान लो यहाँ पे आइसबर्ग है, ठीक है, पानी की जो है बर्फ बन गई है, तो जब सिर्फ पानी की बर्फ बनेगी तो इस वाले उसका जो सॉल्ट कंटेंट होगा
वो दूसरे वाले पानी, जो पानी बचा है उसमें चला जाएगा, जिसकी वजह से बाकी पानी जो है वो डेंसर हो जाएगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। और डेंसर होने की वजह से क्या होगा, पानी जो है वो यहाँ नीचे बैठने लगेगा, और जब यहाँ पानी नीचे बैठने लगेगा तो यहाँ वाला जो पानी है अगेन वो इधर पे फिल करने आ जाएगा गैप को। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर और जो डेंसिटी है वो एक तरीके से कनेक्टेड है, कि टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, पानी जो है एकदम ठंडा हो जाता है, बर्फ बन जाती है, और जो सॉल्ट कंटेंट है वो दूसरे पानी में रह जाता है, बाकी जो पानी बचा है, और उसकी वजह से वो वाला पानी बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ओशन करंट्स बनते हैं। ठीक है, इन्हें आप अपनी हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ोगे। अब ओशन करंट्स जो हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, ये वार्म हो सकते हैं, कोल्ड ओशन करंट्स हो सकते हैं। अब जनरली क्या होता है कि जो वार्म ओशन करंट्स होते हैं, मतलब कि जो गर्म ओशन करंट्स होते हैं, वो इक्वेटोरियल रीजन से ओरिजिनेट होते हैं, जो इक्वेटर वाला रीजन है वहां से ये उत्पन्न होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, और पोल्स वाले रीजन की तरफ मूव करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ, और ये वाला जो है हमारा इक्वेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, वार्म ओशन करंट्स जो हैं उठेंगे और ये पोल्स वाले रीजन की तरफ मूव करेंगे। सिमिलरली नीचे भी यहाँ से वार्म ओशन करंट्स उठे और ये पोल वाले रीजन की तरफ मूव करते हैं। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। और जो कोल्ड करंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये पोलर रीजन से, जो ये पोलर रीजन है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ से पानी लेते हैं और लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ और इक्वेटोरियल रीजन की तरफ पानी को लाते हैं। सिमिलरली नीचे भी बात करें हम साउथ पोल की, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कोल्ड करंट्स चलेंगे और वो लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ यहाँ पे आएंगे। द ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। अब जो ओशन करंट्स होते हैं, क्योंकि कुछ ठंडे ओशन करंट्स होते हैं और कुछ गर्म भी होते हैं, तो उनके आसपास का जो लैंड वाला एरिया है वहां पे ये टेम्परेचर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। जो कोल्ड करंट्स होंगे वो आसपास के एरिया में थोड़ा ठंडा माहौल बनाएंगे, और जो वार्म ओशन करंट्स होंगे वो अपने आसपास के एरिया में वार्म वाला क्लाइमेट सा बनाएंगे, वहां का जो टेम्परेचर होगा थोड़ा गर्म होगा। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। अब वो एरियाज जहाँ पे ठंडे और गर्म जो कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं, मतलब कि वार्म ओशन करंट्स एंड कोल्ड ओशन करंट्स जहाँ पे मिलते हैं, वहां पे मछलियां बहुत ज्यादा आसानी से मिलती हैं। क्यों, क्योंकि देखो एकदम बहुत ज्यादा ठंडा एरिया होगा तो वहां पे भी मछलियां नहीं रहना पसंद करती, एकदम बहुत ज्यादा गर्म एरिया होगा वहां पे भी मछलियां रहना नहीं पसंद करती। वो एक ऐसे एरिया में पसंद करती हैं जहाँ पानी जो है थोड़ा नॉर्मल हो, ठंडा और जब गर्म पानी मिक्स होगा तो पानी कैसा होगा, नॉर्मल नॉर्मल सा होगा, ना ज्यादा ठंडा होगा ना ज्यादा गर्म। तो इसलिए एक नॉर्मल से पानी में जो मछलियां हैं वो ज्यादा मिलती। सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स। तो जैसे कि यहाँ की जो नदियां हैं, मतलब कि समुद्र हैं, यहाँ पे बहुत बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स मिलते हैं। क्यों, क्योंकि आप देखोगे ये जो रेड कलर से जा रहे हैं ये हैं वार्म ओशियन करंट्स, और ये जो ब्लू कलर से आ रहे हैं ये हैं कोल्ड ओशियन करंट्स। अब देखोगे इस एरिया में जब वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट मिलेंगे तो पानी कैसा होगा, नॉर्मल पानी होगा, ना ठंडा होगा ना गर्म होगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मछलियां मिलेंगी। ठीक है, the areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. तो ऐसे एरियाज जहाँ पे कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स आके मिलते हैं तो वहाँ का एरिया कैसा होता है, फॉगी होता है, चारों तरफ धुंध धुंध सी रहती है, और जो शिप्स वगैरह होती हैं वो सही से नेविगेट नहीं कर पाती, आगे रास्ता कैसा है, कौन सी डायरेक्शन है, तो ये सब चीजें जो है वो शिप्स को देखने में मुश्किल होती है, फॉग में नेविगेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अब हम मैप को देखते हैं और अच्छे से। हमने क्या कहा था कि इक्वेटर के पास से वार्म जो ओशन करंट्स होते हैं वो उठते हैं। तो इधर आप देखोगे कि ये वाला जो है ये इधर से उठा ओशन करंट, ये रेड कलर में है, इसका मतलब ये वार्म ओशन करंट है। सिमिलरली आप पूरे उसमें देखोगे इक्वेटर के पास ये इस तरीके से लाइन बनी हुई है वार्म ओशन करंट्स की। तो होता क्या है, जो इक्वेटर वाला रीजन होता है वहां से वार्म ओशन करंट्स उठेंगे, तो मान लो ये वाला जो है यहाँ से उठा फिर इधर गया, इस तरीके से ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं और एक सर्कुलर मैनर में घूमते हैं। आप देखोगे यहाँ चारों तरफ से एक सर्कल बना हुआ है, हर तरफ। तो पानी जो है वो एक सर्कुलर मूवमेंट लेता है और एक फिक्स डायरेक्शन में घूमता है। तो पानी जो है यहाँ से वार्म ओशन करंट स्टार्ट हुए और जब वो इधर को आएंगे तो यहाँ पे मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, यहाँ पे जो है पानी थोड़ा ठंडा होगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ये जो वार्म ओशन करंट्स थे अब वो कोल्ड ओशन करंट्स में चेंज होने लगेंगे, पानी जो है वो ठंडा होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, कोल्ड ओशन करंट्स। ठीक है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये पानी जो है ऊपर आता जाएगा फिर से टेम्परेचर ज्यादा होने लगेगा, तो ये जो कोल्ड करंट थे वो फिर से वार्म ओशन करंट बन जाएंगे। और देखोगे आप पानी जो है गर्म पानी यहाँ से शुरू हुआ था, फिर यहाँ ठंडा हुआ और फिर से ये ऊपर जाके फिर से गर्म हो गया।
और वहीं पे पहुंच गया तो एक सर्कुलर मैनर में ये मूव कर रहा है। अब इक्वेटर से थोड़ा नीचे और इक्वेटर के थोड़ा ऊपर जो है जो करंट्स हैं वो इस डायरेक्शन में बनते हैं, इस तरीके से। और आप देखोगे ये जो बीच वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसमें इस तरीके से एरो बनी हुई है। इसमें जो ओशन करंट्स हैं वो इस डायरेक्शन में बनते हैं। तो थोड़ा ऊपर वेस्ट की तरफ बनते हैं, थोड़ा नीचे वेस्ट की तरफ ये ऐसे वेस्ट की तरफ बनते हैं, बट जो बीच वाला एरिया है यहाँ पे ईस्ट की तरफ जो ओशन करंट्स हैं वो जाते हैं। अब यहाँ से देखो ये जो लैब्राडोर ओशियन से जो करंट्स आ रहे हैं ये कोल्ड ओशन करंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये पोल वाले एरिया से आ रहे हैं, हायर लैटिट्यूड से आ रहे हैं। और यहाँ पे ये जो गल्फ स्ट्रीम वाले हैं ये वार्म ओशन करंट्स हैं। और ये देखोगे पहले ये इधर गए और नीचे जाके ये कोल्ड ओशन करंट्स बन गए। ये फिर से ऐसे करके ये एक सर्कुलर मूवमेंट में मूव कर रहे हैं, एक सर्कुलर मूवमेंट बना रहे हैं। और जो नीचे वाले हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से ये मूव कर रहे हैं, कोल्ड ओशन करंट्स, ठीक है। अब इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि इनके आसपास जो है कोई भी लैंड मास वगैरह नहीं है, और भी बाकी बहुत सारी ऐसी फोर्सेज है जो इनको एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करा रही हैं। और ये वाले जो ओशन करंट्स हैं इनको आप देखोगे कि ये चारों तरफ से लैंड मासेस से घिरे हुए हैं। तो जब ये वाला ओशन करंट इधर से आएगा तो ये इस लैंड मास से टकराएगा और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ठीक है। और आगे भी फिर यहाँ से जो दूसरे विंड्स वगैरह हैं वो विंड्स की वजह से ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो इस वजह से ये वाले जो ओशन करंट्स हैं वो एक सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, और बहुत अलग अलग फोर्सेस काम करती हैं इनको एक सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। और ये वाले जो है ये स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करते हैं। So with this, we have completed our topic ocean currents, and we have also completed our chapter number 5 of class 7 geography. And I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new topic.